एक हफ्ता पहले अप्रूव्ड हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज की जानिब से कि यूएस में एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे रिस्पांस डिफरेंट प्रोफेशनल्स को रिसीव हो रहे हैं। मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ सर सैयद यूनिवर्सिटी से, जिसका नाम प्रिंसेस नूरा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है। उसके अंदर एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट और टीम लीड करता हूँ बायोमेडिकल की। मेरे एक दोस्त हैं जुबैर, जिन्होंने आप ही के थ्रू प्रोसेस करा है। तो एक दिन उन्होंने मुझसे डिस्कस करा कोरू कंसल्टेंट का, आप लोगों से फिर कांटेक्ट हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और आज तो बहुत बड़ी एक मेहरबानी अल्लाह की हुई और जिसके लिए मैं और मेरी पूरी कंपनी बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। इसलिए कि जब भी कोई अल्लाह पे तवक्कल करता है और नेक नियति से काम करता है, खुलूस से काम करता है, मेहनत से काम करता है और पूरी एक टीम उसके साथ काम कर रही होती है, और फिर जब लोग कहें कि नहीं ये तो काम ठीक नहीं है, ये प्रोग्राम ठीक नहीं है, ये ऑथराइज नहीं है, ये लेजिटिमेट नहीं है, ये कोई स्कैम है। मैं बात कर रहा हूँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग की, व्हेन वी वर एक्चुअली लॉन्चिंग, आई वुड रादर से, दिस प्रोग्राम, दिस EB2 NIW हियर इन पाकिस्तान। क्योंकि ये सहरा हमारे सर पे एज ए कंसल्टेंट कि हमने ये EB2 NIW जो कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकंड प्रेफरेंस है, उसको पाकिस्तान में मुतारिफ करा है एज ए कंसल्टेंट। और हमेशा मैं उसकी जस्टिफिकेशन देता हूं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो हो सकता है पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हों, अपने अपने वो कैपेसिटी में कर रहे हों, लेकिन एज ए कंसल्टेंट वी आर द फर्स्ट कंसल्टेंट हु इंट्रोड्यूस दिस प्रोग्राम हियर इन पाकिस्तान। तो शुरू में जो क्रिटिसिज्म का सामना में करना पड़ा कि जी प्रोग्राम ऐसा ही नहीं है, तो उसको भी हमने झेला। फिर एक वक्त आया कि पिटीशन अप्रूव नहीं होंगे, फिर पिटीशन भी अप्रूव होना शुरू हो गई हमारी। फिर एक वक्त आया कि जी पिटीशन तो ऐसी अप्रूव है लेकिन इनके वीजे नहीं लगेंगे। तो आज का दिन अल्लाह की मेहरबानी से, बल्कि आज जो मेरे साथ मेहमान तशरीफ रखते हैं, जो मैंने खास दावत दी है, और ये पूरी फैमिली के साथ तशरीफ रखते हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूं तो यहाँ मौजूद हैं। और बहुत सारे पाकिस्तानी जो इस वक्त इस वीडियो को देखेंगे इंशाअल्लाह, तो उनको आज इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये पूरा साइकिल जो शुरू हुआ था आज से चंद साल, 1-1.5-2 साल पहले, हम पूछेंगे अपने मेहमान से कि उनका प्रोग्राम कब शुरू हुआ, वो पूरा साइकिल आज कंप्लीट हो गया। राइट फ्रॉम द डे वन, since getting the case registered here in Koru Consultant, and then went through ECA, and then the phase of preparing the petition, and then getting the tracking number, and then getting the invitation from NVC, and then visa filing, and then the interview, उसके बाद वीजा लगना, ये पूरे मराइल से गुजरे। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद उमैर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से, राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, आई एम ट्रूली हैप्पी टुडे कि आज वो पूरा जो साइकिल है हमारी कंपनी का जो हमने शुरू किया था वो कंप्लीट हो गया। तो मैं पहले बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं आपको, और आपकी फैमिली में देख रहा हूं सामने बैठी है आप सबको, कि आपका वीजा लग गया। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो ये बताइए मोहम्मद उमैर साहब कि किसने पता दिया आपको कोरू कंसल्टेंट का? क्योंकि एट द सेम टाइम लोग बातें कर रहे थे कि नहीं प्रोग्राम ऐसा नहीं है, ये हो सकता है कोई स्कैम हो, और ये पिटीशन अप्रूव नहीं होगी, पिटीशन अप्रूव हो जाएगी तो वीजे नहीं लगेंगे। सारी बातें आपके कान में भी पड़ी होंगी। जी जी बिल्कुल। तो हमने तो इसको हमेशा ऐसे लिया कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो जो लोग करते रहे फिर वो हमारा नाम होता रहा, और फिर अल्लाह की मेहरबानी से वो लोग जो कल को ये कह रहे थे हमें कि ये प्रोग्राम ठीक नहीं है, फिर वो हमारे नक्शे कदम पे चलना शुरू हो गए। तो आपको कोरू कंसल्टेंट की कैसे किसी ने लीड दी, या आपको कैसे अवेयरनेस हुई? मेरे एक दोस्त हैं जुबैर, मेरी यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो है मेरे। तो उन्होंने एक दिन मुझसे रिकमेंडेशन लेटर मांगा था जब मैं सऊदीया में था। तो मैंने उनको रिकमेंडेशन दे दिया था। तो उसके बाद भी मैंने उनसे नहीं पूछा था कि वो किस लिए मांग रहे हैं, क्या प्रोसीजर कर रहे हैं। तो फिर एक दिन मेरी वाइफ ने मुझसे बोला कि यार अगर वो कुछ कर रहे हैं तो आप भी पूछा, हम भी कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे आप लोग का बताया था, और वो भी आपके एक क्लाइंट हो जिनका अप्रूवल हुआ है, जुबैर नाम है उनका। तो उनसे मुझे आप लोग का पता चला था, तो फिर हमने भी स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जब मेरी पिटीशन सबमिट हुई 3 मंथ्स के अंदर ही मेरा सबसे पहले अप्रूवल आ गया था। 3 मंथ्स में? 3 मंथ्स में मेरा अप्रूवल आ गया था। वाह। एक तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये कि जैसे कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक खातून का
हाथ होता है। तो ये देखिएगा हमारी भाभी ने इनको जी। जब एक रिकमेंडेशन लेटर मोहम्मद उमर साहब से मांगा, इनके किसी कॉलीग ने या इनके किसी पीयर ने, वन ऑफ हिज पीयर्स, तो इनको फिर इनकी बेगम ने पहले ये इनको एडवाइस किया कि भाई जब खुद रिकमेंडेशन लेटर आपसे मांग रहे हैं तो आप भी तो एलिजिबल हैं, आपको भी अप्लाई करना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल तो वहां से ये सफर शुरू हुआ। वहां से सफर शुरू। और कब फिर आप कोरू में रजिस्टर्ड हुए? आज से कोई साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले? हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये जो केस का जून 2022 के अंदर, 2022 ओके। जून में हमने स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया था कोरू कंसल्टेंट्स में, तो खुर्रम भाई से मेरा कांटेक्ट हुआ था। फिर आप लोग का जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनता है उसमें अली रजा साहब मुझे लीड कर रहे थे। तो तकरीबन 2 से 3 महीने लगा पूरा प्रोसीजर सबमिट होने में सारा कुछ। और उसके बाद क्या नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 मंथ्स मुझे अप्रूवल आ गया था। आप अपना प्रोफाइल बताएं, क्योंकि यकीन जो लोग आपको देख रहे होंगे, बिकॉज 3 महीने पिटीशन का अप्रूवल होना, इट्स रियली अमेजिंग जॉब, इट्स रियली समथिंग वेरी कमेंडेबल आई वुड से। क्योंकि यूजुअली 3 से महीने, कम से कम 3 महीने से लेकर 9 महीने तक का टाइम है। जी जी। और बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा लग जाता है। तो फिर अपना प्रोफेशन, अपना प्रोफाइल जरा बताएं हमारे ऑडियंस को भी, हमें भी, कि किस पेशे से मुंसलिक हैं आप? मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ और सर सैयद यूनिवर्सिटी से। सर सैयद यूनिवर्सिटी जो हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान ऐसा नहीं कि कहीं बाहर जाके कहीं से आपने? नहीं, सर सैयद यूनिवर्सिटी से बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। और 4 इयर्स का बैचलर होगा यकीनन ये? जी 4 इयर्स का बैचलर है। और मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 15 इयर्स का ऑलमोस्ट। और सऊदीया में मैं तकरीबन 12 साल से गुजरा हूँ। अच्छा, 12 साल आप रहे सऊदी अरब में। अच्छा, तो बायोमेडिकल करने का जब आपने किया होगा, लाइक 2000 में किया, 2005 में किया? 2006 में मैं रजिस्टर्ड हुआ था, 2009 दिसंबर में मैं पास आउट हुआ। तो उस वक्त इतना रुझान नहीं था यहाँ पे लोगों को बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का, या हो गया था लोगों का? उस वक्त था, बिल्कुल था, मगर उस वक्त सर सैयद यूनिवर्सिटी एक पायनियर मतलब थी बायोमेडिकल के अंदर। मगर अब तो माशाल्लाह काफी यूनिवर्सिटी बायोमेडिकल करवाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जो शायद पूरी तरह नहीं समझ पा रहे होंगे कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से हमारी क्या मुराद है, तो अगर उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बायोमेडिकल असल में जो हमारी जो फील्ड है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स में डील करती है। आप हॉस्पिटल में जितने भी इक्विपमेंट देखते हैं रेडियोलॉजी के अंदर या लैब के अंदर या जनरल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, वो अगर उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है, ट्रबल शूटिंग होती है, तो एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर वी आर द वन हु फिक्स इट। तो दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। चाहे वो कोई सर्जरी के दौरान हो, चाहे वो जी, टेस्ट करने के लिए इक्विपमेंट इस्तेमाल हो। जी जी बिल्कुल। ओके, तो बाय प्रोफेशन आप बायोमेडिकल इंजीनियर हैं और कोई 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है? तकरीबन 15 इयर्स। 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब आप कर रहे थे अप्लाई, तो उस वक्त तक वो जो दोस्त जिसने आपसे वो रिकमेंडेशन लेटर मांगा था, उनकी पिटीशन अप्रूव हो चुकी थी? नहीं, असल में मेरे जो दोस्त जुबैर हैं उनका आरएफई आ गया था। ओके। और उनका जो अप्रूवल आया वो पूरे 7 मंथ बाद आया। अच्छा, आरएफई के बाद? आरएफई के बाद उनका अप्रूवल आया। और अनफॉर्चुनेट मतलब मेरा पहले आ गया था। आपका पहले आ मेरा पहले आ गया? गया। अच्छा, लेकिन आप बता रहे थे कि एक और यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है, आगा खान हॉस्पिटल के भी मेडिकल डायरेक्टर हैं। जी जी। उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह पिटीशन अप्रूव यही कोई हमारे सीनियर हैं 96 बैच के सर सैयद से, आगा खान के अंदर होते हैं, डैनी नाम है उनका। हाँ। उनका भी अप्रूवल आप लोगों से है। फिर मेरे एक दोस्त हैं दुबई के अंदर, सीनियर है मेरे, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका निकनेम पटेल से कहते हैं। तो उनका अप्रूवल भी रिसेंटली आप लोगों से आया। और 2-3 मेरे और भी दोस्त हैं जो कोरू कंसल्टेंट से बायोमेडिकल, उनका अप्रूवल आया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपको 3 महीने के अंदर पिटीशन की अप्रूवल आ गई आपकी, राइट? जी। लेकिन रजिस्टर आपने कराया 2 साल पहले तकरीबन। जी। तो फिर इसका मतलब है कि फिर वो बाकी के ये साल 1.5 साल जो लगा, ये वीजा फाइलिंग में लगा आपको, और फिर थोड़ा सा बैकलॉग होगा जिसमें आपने इंटरव्यू के लिए वेट किया। तो कुछ बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने खुश हैं आप और आपकी फैमिली? नहीं, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि कभी इस तरह यूएस जाना होगा। और हमेशा यही था कि सऊदीया में काफ़ी सालों से, तो कभी भी होगा तो वापस अपनी कंट्री जाके सर्व करेंगे। मगर और देखिए, हुआ तो बीइंग अ पाकिस्तानी है आपका। बिल्कुल। थ्रू कॉन्सुलर प्रोसेसिंग हुआ। और जितना मतलब यूएस के आपको पता है कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है चीज़ों के अंदर, मगर हमारा जितना स्मूथली हर चीज़ हुई और जितना जल्दी इंटरव्यू और वीजा स्टैंप हुआ, तो ये रियली मतलब दिस इज द बेस्ट पार्ट। EB2 NIW का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि फैमिली, देखिए 2 तरह की इमिग्रेशन होती हैं आमतौर पे, बुनियादी जो मेन उसके सेक्शंस हैं, कैटेगरीज हैं। एक तो होती है फैमिली प्रेफरेंस होती है, फैमिली स्पॉन्सरशिप होती है, फैमिली बेस्ड वीजास होते हैं इमिग्रेशन के लिए।
दूसरी होती है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड। फैमिली बेस्ड के लिए तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपको फैमिली मेंबर चाहिए, भाई हो या बहन हो या पेरेंट्स हो, या शौहर अपनी बीवी को करे या बीवी अपने शौहर को करे, या कोई यूएस सिटीजन अपने भाई बहनों को करे। यानी आप हमेशा आप देख रहे होते हैं किसी और की तरफ कि वो पिटिशन आपकी फाइल करे, राइट। और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड के अंदर भी आपको एम्प्लॉयर की जरूरत होती है कि कोई एम्प्लॉयर हो जो आपको जॉब दे और आपको स्पॉन्सरशिप दे। और फिर बात यहाँ पे खत्म नहीं होती मोहम्मद उमर, क्योंकि जब तक वो एम्प्लॉयर जाके डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से आपके लिए लेबर सर्टिफिकेशन नहीं लेगा उस वक्त तक वो पिटीशन आपकी सबमिट नहीं कर सकता। तो ये कमाल ये है EB2 NIW का, जिसमें मैं अगेन बहुत ही ह्यूमिलिटी से कह रहा हूं कि हमारे सर पे सहरा जाता है इसका, कि ये हमने जब मुतारिफ कराया तो लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं आता था, क्योंकि जाहिर सी बात है फैमिली बेस्ड के अंदर तो आपको पता 15-15 साल लग जाते हैं लोगों को पिटीशन की अप्रूवल में। और फिर उसके बाद इंटरव्यू और ये कोविड ने और उसको प्रोलॉन्ग कर दिया। तो हम जब कहते थे कि भाई आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करें, ग्रीन कार्ड मिलेगा आपको 2-3 साल में हो जाएगा, तो इट वाज सो गुड टू बी ट्रू, जैसे कहते हैं ना, इट वाज सो गुड टू बी ट्रू। तो लोगों को यकीन नहीं आता था। लेकिन आज अल्लाह की मेहरबानी से आप देख ही रहे हैं कि सब लोग, जैसे इन्होंने ही 1-2 लोगों को रेकमेंड किया और उनकी पिटीशन यहाँ पे अप्रूव हुई। अच्छा, अब मुझे बताएं कि द बेस्ट पार्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच एवरीबडी वुड लाइक टू बी इंटरेस्टेड इन इज कि जब आपका इंटरव्यू हुआ, अभी मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई है, रैंडमली मैं एक बात कर रहा हूं कि मैं हमेशा जितनी मेरी रिसर्च थी मैंने ये कहा था कि देखें, मुझे लोग कहते थे कि भाई पिटीशन अप्रूवल के बाद हमारे चांसेस क्या हैं, यानी हो सकता है मैं इंटरव्यू के अंदर वो डिक्लाइन कर दें, मैं वीजा ना दें। तो मैं कहता था 99% तो इसके इम्कानात नहीं है। 1% खुदा ना खास्ता अगर आप वो बंदे ही नहीं है, आपने खुदा ना खास्ता डॉक्यूमेंटेशन ही गलत की है, अगर खुदा ना खास्ता कोई सिक्योरिटी रिस्क का मामला है, तो वो तो 1% में उसके लिए रख रहा हूं। लेकिन आई एम श्योर दैट 99% ऑफ आवर क्लाइंट डू नॉट बिलोंग टू दैट कैटेगरी। तो मैं ये कहता था भाई देखिए, वो उसे ये जानना चाहते हैं, जैसे आप मोहम्मद उमर साहब यहाँ बैठे, ये पिटीशन तैयारी हुई है इनकी हमने पूरा एकेडमिक हिस्ट्री भेजी है, डॉक्यूमेंट भेजे हैं, ट्रांसक्रिप्ट भेजी है, इनके पूरा प्रोफेशनल हिस्ट्री भेजी है। वो ये जानना चाहते हैं कि जिसका इंटरव्यू हो रहा है ये वही बंदा है मोहम्मद उमर के नहीं, और कुछ वो टेक्निकल सवाल करेंगे, जाहिर सी बात, जस्ट टू गेट टू नो दैट यू बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन। अदरवाइज कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। अब आप बताएं आपके साथ इंटरव्यू में क्या हुआ? असल में हम लोग को जब मैं स्टार्ट से बताता हूँ इसके बारे में। जब हम लोग का करंट डेट हुई तो उस वक्त मुझे एक ईमेल आई कि आपका इंटरव्यू लाइनअप है और विद इन 2 months वी विल लेट यू नो कि आपको क्या नाम है, इंटरव्यू कब होगा आपका, या फिर आपको सेम इस तरह की ईमेल फिर दोबारा आपको वेट करने की आएगी। मगर जब मेरा करंट डेट हो गई तो मुझे एक ईमेल आई थी इनकी, और उसके बाद जो सेकंड ईमेल आई वो मेरी इंटरव्यू की डेट आई थी। ओके। तो उसके अंदर मुझे 40 डेज़ का टाइम मिला था, जिसमें मुझे अपना मेडिकल करना था। तो और फिर हमारा इंटरव्यू का डे आया, तो बड़ा परेशान थे हम लोग इंटरव्यू को लेके कि पता नहीं क्या सवाल होगा और कैसा होगा। मगर बिल्कुल जैसा आप लोगों ने कहा कि एक तरीके जो मैंने बात कही ऐसी बिल्कुल ऐसे ही था कि कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं था, सिंपल था बिल्कुल। तो इंटरव्यू में पहले हम लोग का बायोमेट्रिक से स्टार्ट हुआ। तो बायोमेट्रिक्स में उसने हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस सर्टिफिकेट। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि पुलिस सर्टिफिकेट उन्होंने मुझसे सऊदीया का भी मांगा, और क्योंकि आप काम करते रहे। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता था कि शायद पाकिस्तान का नहीं मांगेंगे, मगर उन्होंने मुझसे पाकिस्तान का भी मांगा। ओके। वो मैं अपने साथ लेके गया था, मगर पाकिस्तान का मेरे पास फोटो कॉपी नहीं थी। तो जितने भी दोस्तों का जब भी इंटरव्यू हो तो वो अपने साथ उसकी फोटो कॉपी जरूर लेके जाएं, किसी भी डॉक्यूमेंट कोई भी। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड, हालांकि उन्होंने एग्जाम किया है पाकिस्तान को पुलिस सर्टिफिकेशन के लिए, बट दे माइट आस्क यू फॉर दैट, we never know, so it's better just to be on the safer side. It's better to have the photocopy of photocopies, और उसकी अपने पुलिस सर्टिफिकेट की, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनके सबके फोटोकॉपीज होनी चाहिए, क्योंकि वो तो 6 महीने के लिए वैलिड रहता है पुलिस सर्टिफिकेट, राइट। अच्छा, जब हम लोग गए थे तो हमारा उस वक्त पुलिस सर्टिफिकेट पाकिस्तान का एक्सपायर था, और मगर उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सऊदीया का होता है, क्योंकि मैं उस वक्त सऊदीया में ज्यादा टाइम आपका वहीं पे गुजरा है। बिल्कुल। अच्छा, उनके पास एक वो जो पेपर होता है एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म, वो उस पे चेक अपने वो कर रहे होते, चेकलिस्ट होती है, वो कर रहे होते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो जब उन्होंने मुझसे पुलिस सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी मांगी पाकिस्तान की, तो वो मेरे पास नहीं थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं करवा लेता हूँ या मैं बाहर से करवाता हूँ, तो उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो वो उस वक्त
चेक लिस्ट पे कुछ करने वाली थी जिससे वो मेरा प्रोसेस और लंबा हो जाता, एडमिनिस्ट्रेशन पे मुझे सबमिट करता और डिले होता। तो उससे मेरी वाइफ ने कहा कि आप इनको ओरिजिनली दे दें क्योंकि हमें पाकिस्तान जाके दोबारा बनाना होगा। अगेन वाइफ ही काम आई तो। हाँ बिल्कुल। तो फिर हमने उनको ओरिजिनल दिया। देन उसने मुझसे पूछा आर यू श्योर, मतलब ये ओरिजिनल है, मतलब यू आर कंफर्टेबल? तो मैंने कहा यस यू कैन टेक इट, आई कैन मेक अ न्यू वन। तो उससे हमारे वो डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए। फिर उसने मुझसे एक सवाल करा जो कि उसका सवाल बनता नहीं था। उसने कहा कि आप यूएस क्यों जा रहे हैं? तो मैंने उसको बताया कि मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ और मेरा इमिग्रेशन का है और मैं जॉब के हवाले से वहाँ जाऊँगा। EB2 का मैंने उसको बताया। तो उसके बाद वो थोड़ा सा रुकी और उसने मुझसे सवाल करा कि डू यू हैव एनी एविडेंस। अच्छा, ये सवाल मुझसे काफ़ी लोगों ने बताया था कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपका क्या प्रोग्राम है और क्या। तो उसने कहा डू यू हैव एनी एविडेंस? तो मैंने कहा यस आई हैव। तो मेरे पास जो I-140 का जो अप्रूवल आता है, आई गेस I-7 करके कुछ उसका नाम है, तो वो मेरे पास I-797 नोटिस ऑफ एक्शन, जी वो मेरे पास ओरिजिनल था, वो मैं यूएस से मंगा चुका था। तो वो मैंने उनको ओरिजिनल दिया, तो उन्होंने वो मेरी फाइल में रख के और जो इंटरव्यूअर थे उनको आगे पास ऑन कर दिया। तो उससे मेरा इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छा और मतलब अगेन ये सब उनको सब पता होता है कि ये हाँ, लेकिन ये क्यों करते हैं। हाँ अगेन कि कोई नेग्लिजेंस ना रह गई हो, कोई हाँ, खुदा ना खास्ता फ्रॉडुलेंट ना हो। जी जी। अदरवाइज उनके पास एनवीसी ने उनको किस लाइन किया, सब उनके पास अप्रूवल पिटीशन। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू हैव एनी एविडेंस, तो मैं थोड़ा सा वो हुआ कि इनको तो पता होना चाहिए, मगर फिर भी जब भी कोई इंटरव्यू देने जाए तो इंटरव्यू देने के लिए जाए तो वो जो I-797C जो है नोटिस ऑफ एक्शन, वो अप्रूवल का जो आता है तो वो जरूर साथ लेके जाए। जरूर साथ लेके जाए। ठीक है। फिर हम लोग तकरीबन 20 से 25 मिनट में वेट करा, फिर हमारी इंटरव्यू कॉल हुई। तो जब उन्होंने इंटरव्यू हमें कॉल करी तो उनको पहले से पता था कि ये EB2 के बंदे हैं, तो उन्होंने स्टार्ट ऐसे करा, वो भी EB2 NIW के, उनको पता था पहले से। तो उन्होंने हमसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही फ्रेंडली माहौल था बिल्कुल। और किसी किस्म का बैंक स्टेटमेंट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एजुकेशन से रिलेटेड कोई हमसे सवाल नहीं, या कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोई टेस्ट आईएलटीएस वगैरह, कुछ भी नहीं। सिंपल उन्होंने स्टार्ट करा कि व्हाट इज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो उनको मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करा। असल में वो समझ रहे थे शायद कोई रिसर्च बेस्ड कुछ होता है, तो फिर उनको मैंने डिटेल के अंदर पूरा बताया। और बाकी उन्होंने कहा आपके पास कोई मेंबरशिप है? तो मैंने कहा यस आई हैव सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से मैं रजिस्टर्ड हूँ। मतलब गुड। और कहाँ जा रहे हैं आप? तो मैंने उनको बताया कि मैं डैलस जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। अच्छा। तो फिर उन्होंने एक क्वेश्चन करा जो कि आपके पास कोई जॉब ऑफर लेटर है? तो मैंने कहा नो, एज आई अप्लाई फॉर द EB2 NIW वेयर वी डोंट नीड द जॉब ऑफर लेटर। बोला यस आई नो। तो बोला फिर भी आपने कुछ सर्च करा है? तो अच्छा, मैं स्पेशली अली रज़ा भाई जो मेरे लीड कर रहे थे इसमें कोर कंसल्टेंसी, मैं उनका थैंक्स बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था इंटरव्यू से पहले कुछ कंपनीज को अप्रोच करना है यूएस में, ताकि तुम्हारे पास उनका रिस्पॉन्स आएगा और तुम्हें पता होगा। तो जब उन्होंने ये सवाल करा तो मैंने उनको फिर डिटेल में अपना बताया कि मैंने यूएस के अंदर एबर्ट, सिमेंस, स्ट्राइकर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, टेक्सास यूनिवर्सिटी, इन सबको अप्रोच करें। असल में वो सिर्फ जानना चाहते हैं कि ये जो बंदा इस वक्त आया कि ये प्रॉपर वर्किंग और ये प्रॉपर कर भी रहा है या मतलब ऐसी उठ के आ गया। तो मैंने उनको उन्होंने कहा यस गुड। और उनका एक क्वेश्चन ये था। तो एक चीज और मैं यहाँ पे कहता चलूं अपने सारे ऑडियंस को, लिसनर्स को, खास तौर पे वो जिनकी पिटीशन अप्रूव हो चुकी हैं, वैसे तो ये बात ठीक है बिल्कुल कि जॉब ऑफर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस वीजा कैटेगरी, बट एक कॉमन सेंस है कि आप वहां पे जाके खुद जॉब तलाश करेंगे। तो अगर आप पहले से वर्किंग शुरू कर दें उसकी और अपनी बेस बना लें और किसी भी कंपनी के HR के थ्रू या वैसे ही डायरेक्टली आप अप्लाई करें और कहीं कॉरेस्पॉन्डेंस हो, कोई एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स हो, तो ये आपकी एक बेस बन जाती है कि दिस गाय इज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑर्डर टू डू अ जॉब एंड ही इज ऑलरेडी स्टार्टेड सीकिंग अ जॉब देयर। वैसे इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट बाय द वे, बाय डेफिनेशन, बट ये आप अगर करेंगे तो इससे और आपके इंटरव्यू पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लीज कंटिन्यू। तो उसके बाद उन्होंने एक सवाल करा कि आप दोनों में से किसी की पहले शादी हुई है? तो उस पर थोड़ा सा तो उस पे हम थोड़ा सा पाकिस्तानी है, मुस्लिम में थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा हंसे। तो वो भी बहुत नाइस पर्सन, मतलब पर्सनैलिटी थी उसकी। उसने कहा कि वो भी थोड़ा सा हंसा। उसने कहा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ क्वेश्चन है जो मुझे करने हैं आपसे। ठीक है। तो बहुत ही फ्रेंडली एकदम था, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कोई मतलब बहुत टफ हो या कोई बहुत मुश्किल सवाल हो रहा हो। तो उस पर हमने कहा नो बिल्कुल।
तो अच्छा, हर क्वेश्चन के बाद जो हालांकि ये सवाल भी आप हालांकि लिख चुके थे अपने फॉर्म के अंदर, हाँ, आपका वो जो फॉर्म होगा DS-260 उसमें सब तफसील उनके पास है, मगर अगेन वो देखने के लिए कि क्या जो लिखा है वही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। बाकी इंटरव्यू से पहले जो मेरे कोरू के अंदर जो मेरे अली रजा साहब थे जो मुझे लीड कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे पूरा थोड़ा सा गाइड किया था कि कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका कितना आपको आंसर देना है, मतलब ऐसा आंसर नहीं देना जिससे क्वेश्चन से क्वेश्चन निकले। तो मेरी पूरी कोशिश इंटरव्यू में थी कि पॉइंट टू पॉइंट बात करी जाए, जो सवाल है उतना ही आंसर दिया जाए, ताकि और क्वेश्चन जनरेट ना हो, उनके अपने क्वेश्चंस खत्म हो जाए। तो लास्ट क्वेश्चन उनका ये था कि मेरी वाइफ से तो उन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं करा, फिर आखिर में मेरे बच्चे से उन्होंने सवाल करा, मुसब से। क्या उम्र है मुसब की? मुसब की ये 5.5 साल का है। 5.5 साल की उम्र, माशाल्लाह। जी, इनसे ही सवाल करके हु इज योर फादर एंड हु इज योर मदर, तो इसने मेरी तरफ इशारा करा और मामा की तरफ इशारा किया, Who is your father and who is your mother, just to make sure, yeah, make sure के उसके बाद कांग्रेचुलेशन, वेलकम टू यूएस एंड यू विल गेट योर पासपोर्ट विद इन 2 वीक्स। अच्छा, मेरा इंटरव्यू जो हुआ था 28 अप्रैल 2024 को मेरा इंटरव्यू था, और 2nd वीक ऑफ मई मुझे मेरा पासपोर्ट आ गया था। गुड, जबरदस्त, ठीक है। तो वो उनके लिए यकीनन ये बहुत हिम्मत अफजा होगा ये जो प्रोग्राम है हमारा। वजह उसकी ये है कि अब पूरा एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया और वीजा ग्रांट हो गया, और ये मैं कहता हूं कि सलाम है वैसे उनको, USCIS को भी और पूरे सिस्टम को भी USA के, बिकॉज वहां बैठ के आपकी पिटीशन के अंदर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं गए होंगे यकीनन, सिर्फ स्कैन कॉपीज गई हैं। तो स्कैन कॉपी ठीक है कि वो उनके नेशनल इंटरेस्ट के अंदर भी है, पूरी दुनिया अप्लाई कर रही है, तो उसमें थैंक गॉड पाकिस्तान का भी एक कोटा है, और वो यकीनन आगे जाके एग्जॉस्ट होने वाला है, चंद सालों में हो सकता हो जाए। तो वो लोग खासतौर पर जो पाकिस्तान में हैं और खासतौर पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, उनके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई एम नॉट किडिंग विद यू, यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग। अपनी बेगमात भी सुने जैसे मोहम्मद उमर साहब ने सुनी है, बिकॉज ये कोटा है जो आगे जाके हो सकता है एग्जॉस्ट हो जाए। इंडिया का क्या हाल है मैं बता देता हूं आपको। इंडियन अगर आज अप्लाई करे EB-2 NIW के लिए तो 10 साल के बाद उसका नंबर आएगा। चाइना में कम से कम 5-6 साल लगेंगे, चाइनीज को भी। यहाँ पाकिस्तान में अभी तक 1.5-2 साल के अंदर नंबर आ रहे हैं। तो इससे पहले कि ये और टफ हो जाए, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग, स्पेशली वो लोग जो UAE में मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में, क्योंकि उनके नंबर्स तो और जल्दी आ रहे हैं इंटरव्यूज के, क्योंकि इतना बैकलॉग नहीं है, और वो लोग भी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आपको इस पूरी सर्विस से, क्योंकि हमारा सारा काम, हमारा जो प्रोडक्ट है, और अल्लाह की मेहरबानी से एक ब्रांड बन चुका है यहाँ पे। जैसे आपने खुद बताया कि आपके जो मेडिकल डायरेक्टर रहे यहाँ पे आगा खान में, आपके कोलीग रहे, और अब तो यही होता है कि मैं कहीं लोगों से मिलता भी हूँ, किसी भी हवाले से मिलूं चाहे, तो वो बाद में मुझे कॉल आती है तो मैं समझता हूँ शायद ये मैं इनके पास गया हूँ, एज ए डॉक्टर ही मुझे मिले थे, तो कोई बात होगी, तो कहते हैं यार वो सुना था आपका EB-2 NIW का, तो हम डॉक्टर्स के लिए क्या इसमें कोई प्रोविजन है कि नहीं। तो ये जब अल्लाह कामयाबी देता है तो ऐसी खुशबू की तरह बात फैलती है पूरी दुनिया के अंदर। तो आपको हमारी सर्विसेज में कोई चीज अगर आप कहना चाहें जिसको हम मजीद बेहतर कर सकें? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो हर चीज़ बहुत बेस्ट गई थी, और हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चली, हर चीज़, और मतलब परफेक्ट था सारा कुछ। ओके, फ्रॉम डे फर्स्ट टिल एंड अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ परफेक्ट था मेरा। तो आपको वीजा जो ग्रांट किया, अभी कितने महीने का वीजा दिया उन्होंने? मेरी 5 मंथ्स का दिया, तो लास्ट डेट उसकी है 3 अक्टूबर है। उस पे लिखा होगा इमिग्रेंट वीजा। इमिग्रेंट वीजा है। और आपके पासपोर्ट पे E-21 लिखा होगा? E-21, वाइफ पे E-22, और मेरे जो बच्चे E-23 लिखा हुआ है। और लास्ट डेट उसकी जो है, अब ये क्या है कि देखिए जब खुशी क्या होती है, मैं इसलिए बता रहा हूँ अपनी बात, कि एक वक्त था जब मैं रिसर्च कर रहा था इन चीजों पे, राइट, और रिसर्च करके फिर जब मैंने अपने प्रोसेसिंग के लोगों को बताया, समझाया, सिखाया, और खुद भी मैं उस अमल से गुजर रहा था। जो मैंने पहले बात की है कि उस वक्त मैं भी थोड़ा शेकी होता था कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और लेकिन ये कि जब चूंकि नियत साफ थी बिल्कुल, और अगर कोई अटर्नी करता तो वो उससे 10 गुना ज्यादा पेमेंट देता। हम तो बहुत ही नॉमिनल सी पेमेंट ले रहे थे, वो भी आपको पता है प्रोग्रेशन के साथ साथ, कि एक जो भी आपकी फी है उसकी 1/4 आप देते हैं, फिर जैसे जैसे आपका केस प्रोग्रेस करता जाता है। क्योंकि मुझे खुद एहसास है कि ये हमारे पाकिस्तानियों की बड़ी हार्ड अर्न मनी है, और जब तक आपके दिल में लोगों का दर्द नहीं होगा, अल्लाह कभी कामयाबी नहीं देगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस हमसे रजिस्टर्ड होता है तो कामयाब होता है, नहीं होता ऐसा।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसमें डिक्लाइन भी होते हैं, उसमें आरएफईज भी आती हैं, लेकिन उनमें से हमेशा वो लोग भी हैं जिनकी सिलेक्शन होती है, जो लोग चाहिए अभी तक यूएसए को। तो इस बात को अपनी गिरा में बांधें और उसको अवेल करें, और मौका, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से ना जाने दें। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको कोई इस पूरी सर्विसेज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरी हर चीज़ बड़ी स्मूथली और स्टेप बाय स्टेप चली, डॉक्यूमेंटेशंस को लेके, कन्वर्सेशन से लेके हर चीज़ बेस्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये आपका कैमरा सामने है, आप ऑडियंस से कोई हमारे हवाले से कोई मैसेज देना चाहें, वो लोग जो आपको सुनेंगे और मोटिवेट होकर अप्लाई करना चाहें, दिस इज योर कैमरा। मैं अपने सारे दोस्तों से जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा चांस है जिसको आप लोग को अवेल करना चाहिए। और सोशल मीडिया और बहुत सारी जगहों पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे, मगर आपको हमेशा अपनी लक ज़रूर आजमानी चाहिए। और गुरु कंसल्टेंट के थ्रू मेरे और मेरे काफ़ी दोस्तों के अप्रूवल हुए हैं, तो आप लोग भी इसको प्रोसीड करें जल्द से जल्द। थैंक यू वेरी मच। देखिए गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जैसे मैंने कहा, हमारे पास 2 लोग आते हैं, एक उसमें 2 में से किसी एक का हो जाता है, एक का नहीं हो पाता, मिसाल दे रहा हूँ जैसे, राइट? तो अब ट्राई टू बी नाइस, बी अ जेंटलमैन। हम नहीं बैठे वहां पर ज्यूरी बैठी है यूएससीआईएस की, यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की पूरी ज्यूरी बैठी है, और पिटीशन देखते हैं, वो उसके ऊपर एक फैसला करते हैं, उसके बाद मामला होता है। ये मैं घर में बैठ के वीजे नहीं लगा रहा, लोग अप्रोच करते हैं कि आप वीजे आए हुए हैं, मेरे पास कैसे वीजे आ सकते हैं? ये बहुत सीरियस एक काम है, पूरी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो प्लीज बी नाइस। अगर आपकी पिटीशन डिक्लाइन होती है तो वो किसी काउंसलर का किसमें हाथ नहीं है। कौन सा डॉक्टर चाहेगा कि उसका पेशेंट को शिफा ना हो? कौन सा लॉयर चाहेगा उसका केस वो ना जीते? लेकिन ये होता है, तो बी नाइस, रादर देन क्रिटिसाइजिंग कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। तो अब ये है कि मैं तो इस नतीजे में पहुंचा हूं कि जिनकी पिटीशन अप्रूव हो जाती हैं, वो तो हमें वो खूबियां भी निकाल देते हैं जो होती भी नहीं। बहुत अच्छे हैं, बहुत ये हैं, बहुत ये, भाई इतने अच्छे भी नहीं है लेकिन जिनकी नहीं होती वो बुराइयां निकालते हैं हमें जो हमें होती नहीं। तो बी नाइस, बी अ जेंटलमैन। इसमें हम तो खुद चाहते हैं हर सक्सेसफुल हैं। तो मैं एक दफा फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद उमर, आप तशरीफ लाए। आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो, और अल्लाह करे कि आगे जाके इंशाल्लाह आपकी सारी जो मंजिलें हैं वो आसान हो, और वहां पे भी आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ। अपना तब तक बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।